Today we will discuss the chapter number 13, that is biodiversity and conservation. In this chapter we will discuss about first of all biodiversity, then biodiversity conservation. इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पोर्शन में बस ये डाटा ध्यान रखना है। एक डाटा ये है कि एंड्स चींटी और आर्किड्स, एंड्स और जो आर्किड्स की स्पीशीज है, एंड्स की स्पीशीज कितनी है? मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंड्स हैं। और जबकि आर्किड्स कितनी है? नियरली 20,000 स्पीशीज है। मोर देन इसमें लगा हुआ है, मोर देन है इसमें नियरली, अप्रॉक्सिमेटली डाटा है। आर्किड कितना है? नियरली 20,000 स्पीशीज आर्किड्स की हैं, मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंड्स की हैं। बीटल्स कितने हैं? 3 लाख स्पीशीज बीटल्स की हैं, 28,000 स्पीशीज फिश की हैं। बट ये जो डाटा है, ये इस डाटा पे बिलीव करना बहुत ही हार्ड होगा। किसके लिए? कॉमन मैन के लिए ये इस डाटा पे बिलीव करना थोड़ा सा हार्ड होगा। बायोडाइवर्सिटी, तो 3 टर्म हम देखें इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी हो गई, दूसरा इकोसिस्टम, तीसरा बायोडाइवर्सिटी। तो इकोलॉजी टर्म कॉइन्ड बाय हेकल, इकोसिस्टम टर्म कॉइन्ड बाय एजिटेंसले। अगर बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज बाय पूछा जाए तो एडवर्ड विल्सन। तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। तो हमारे बायोस्फीयर की जो डाइवर्सिटी है बहुत इमेंस डाइवर्सिटी है, बहुत इमेंस डाइवर्सिटी मतलब बहुत विशाल डाइवर्सिटी है, ना ही केवल स्पीशीज लेवल पे ही नहीं बल्कि सभी लेवल पे। सभी लेवल मीन्स जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, फ्रॉम मैक्रोमॉलिक्यूल टू सेल, सेल टू बायोम, मतलब मैक्रोमॉलिक्यूल से लेकर बायोम लेवल तक का हर एक लेवल पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर देखें, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ए सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर टू डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। एक सिंगल स्पीशीज भी हाई डाइवर्सिटी शो करेगी जेनेटिक लेवल पर अपने डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में। यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट एक रावोल्फिया वोमिटोरिया है। रावोल्फिया वोमिटोरिया जो ये मेडिसिनल प्लांट है, जेनेटिक वेरिएशन शो करेगा, ये कहाँ पे ग्रो करता है? डिफरेंट हिमालय रीजन में ग्रो इन द डिफरेंट हिमालय रीजन। अब किस टर्म में ये जेनेटिक वेरिएशन शो करेगा? एक तो पोटेंसी के टर्म में और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिजरपाइन। ये रिजरपाइन क्या है? इसका एक्टिव केमिकल है जो कि प्लांट इसी रावोल्फिया वोमिटोरिया द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो रिजरपाइन और पोटेंसी, ये जो रिजरपाइन और पोटेंसी है, इसमें ये रिजरपाइन और पोटेंसी में जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। किसमें? रावोल्फिया वोमिटोरिया में। कहाँ ग्रो करता है? डिफरेंट हिमालय रीजन, डिफरेंट हिमालय रीजन में ये मेडिसिन प्लांट ग्रो करता है। अब कुछ डाटा याद रखना है। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन राइस की हैं। राइस की डिफरेंट स्ट्रेन कितनी है? जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन कितनी है राइस की? मोर देन 50,000 और 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो। इंडिया में मैंगो की कितनी वैरायटी है? 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो है। तो ये 2 डाटा ध्यान होना चाहिए जेनेटिक डाइवर्सिटी के। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो स्पीशीज डाइवर्सिटी में एग्जांपल दे रखा है इसका कि जो एम्फीबियन स्पीशीज होती हैं, एम्फीबियन स्पीशीज की ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीशीज की डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है, देन ईस्टर्न घाट्स पे होती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखें तो एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया के पास ये डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रीव, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्चुरी, एल्पाइन मीडो, ये इसके पास क्या, ये सब ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रखते हैं कंपेयर टू द नॉर्वे जो स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे से ज़्यादा ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी किसके पास है? इंडिया के पास। और इंडिया की जो इकोसिस्टम से डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रूव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरी, अल्पाइन मीडो, इन सब में क्या है? इनका जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इन सब इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में? नॉर्वे के कंपेयर में, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे के कंपेयर में ज़्यादा है। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थ पर कितनी स्पीशीज है और इंडिया में कितनी स्पीशीज है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004, IUCN यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN 2004 के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज अब तक जो डिस्क्राइब्ड हैं वो मोर देन 1.5 मिलियन है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियंस। लेकिन वी हैव नो क्लियर आइडिया हाउ मेनी स्पीशीज एट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। हमें कोई आइडिया नहीं है कि अभी तक कितनी स्पीशीज डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब करना बाकी हैं। मेन टैक्सोनॉमिक ग्रुप, स्पीशीज इन्वेंट्री आर मोर कंप्लीट कहाँ पे ज़्यादा? स्पीशीज इन्वेंट्री मोर कंप्लीट कहाँ पे है? मोर कंप्लीट इन द टेम्परेट देन ट्रॉपिकल कंट्रीज में, मतलब टेम्परेट कंट्री में स्पीशीज की इन्वेंट्री ज़्यादा हो रखी है ट्रॉपिकल कंपेयर टू द ट्रॉपिकल कंट्री के कंपेयर में। तो यहाँ पे एक डाटा है कि 7 मिलियन ये जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है? 7 मिलियन। इसको किसने एस्टिमेट किया था? रॉबर्ट मे ने। और ये जो रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन है ये मोर कंजर्वेटिव और साइंटिफिक है, मोर कंजर्वेटिव और साइंटिफिक साउंड करता है। रॉबर्ट मे ने बोला था, ये न्यूज में क्वेश्चन भी आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट मे ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना एस्टिमेट किया गया था रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग? तो 7 मिलियन।
तो अगर अर्थ बायोडाइवर्सिटी देखें तो अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करंट अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंटरी के बेस्ड पर अर्थ बायोडाइवर्सिटी हम देखेंगे। अर्थ बायोडाइवर्सिटी में हम एनिमल देखेंगे तो मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। 70% से जितनी भी रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं उसमें से मोर देन 70% जो है एनिमल है। जबकि प्लांट कितने हैं? प्लांट नो मोर देन 20% ऑफ द टोटल स्पीशीज का 20% से ज़्यादा प्लांट नहीं है। प्लांट में कौन कौन आएगा? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे। ये 22% 22% से ज़्यादा नहीं है। एमंग्स एनिमल में सबसे ज़्यादा कौन है? एनिमल्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है। इंसेक्ट मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप है एमंग, यहाँ पे मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर प्लानट पे 10 एनिमल है तो उसमें से 7 इंसेक्ट ही, 7 कितने? 7 इंसेक्ट ही हैं। अगर अर्थ प्लानट पे 10 एनिमल में है, 10 एनिमल में से 7 तो इंसेक्ट ही हैं। अगेन नंबर ऑफ द फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ द फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल। मतलब जो फंजाई स्पीशीज का नंबर है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है किससे? कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ द फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल। अगर इन सब के स्पीशीज को कंबाइंड करोगे तो इससे भी ज़्यादा स्पीशीज किसकी है? फंजाई की है। तो यहाँ पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। किसका किसका है? मेजर इन्वर्टिब्रेट का है, वर्टिब्रेट का, और नीचे इन्वर्टिब्रेट का है, इन्वर्टिब्रेट का है, प्लांट का। इन्वर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा क्या है? इंसेक्ट दिख रहे हैं। इंसेक्ट के बाद कौन सा है? इंसेक्ट के बाद अदर एनिमल ग्रुप है, उसके बाद है मोलस्का और सबसे कम है क्रस्टेशियन। ये आर्डर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब वर्टिब्रेट में देखें तो वर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा कौन सा है? फिश। सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा फिश है। देन कौन सा है? फिश के बाद क्या है? बर्ड है। बर्ड के बाद फिश के बाद बर्ड के बाद रेप्टाइल के बाद आएगा एम्फीबियन और सबसे कम है मैमल। तो फिश बर्ड, यहाँ पे एफ बी राम। तो फिश, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन और सबसे कम है मैमल। तो ये हो गया वर्टिब्रेट का ऑर्डर। प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट में क्या ऑर्डर बन के आएगा? सबसे ज़्यादा रिचनेस किसकी है? एक मिनट। तो ये फंजाई हो गया सबसे ज़्यादा, फंजाई, देन एंजियोस्पर्म। फंजाई के बाद है एंजियोस्पर्म के बाद एल्गी आएगा। एल्गी के बाद आपका देखने, एल्गी के बाद मॉसेज आएंगे, मॉसेज, उसके बाद फंस आएंगे और सबसे कम आपका लाइकेन दिख रहा है। तो ये आप ऑर्डर बना लीजिए। यहाँ पे हमने जो भी एस्टिमेशन देखा वर्टिब्रेट का, इनवर्टिब्रेट का, मतलब प्लांट और एनिमल का देखा, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और प्लांट का देखा, बट यहाँ पे कहीं भी प्रोकैरियोट का कोई फिगर देखने को नहीं मिला। मतलब बायोलॉजिस्ट नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीशीज माइट बी। अब तक कितनी भी प्रोकैरियोट स्पीशीज हैं इस बारे में बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम इज दैट द कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज एंड मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन। मान लीजिए अगर आप माइक्रोब्स यानी कि प्रोकैरियोट्स को पता भी करना चाह रहे हैं, इनके नंबर को पता करना चाह रहे हैं, तो अगर आप कल्चर करेंगे तो आप एक सॉइल के सैंपल को लेकर कल्चर करें, उसमें कितने माइक्रोब्स ये पता करना चाह रहे हैं, या माइक्रोब्स को कल्चर करके आप उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो ये लेबोरेटरी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो माइक्रोब्स को काउंट करना, कन्वेंशनल मेथड से आइडेंटिफाई करना नॉट सुटेबल है। इफ़ वी एक्सेप्ट द बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डेलिनेटिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप, देन देयर डाइवर्सिटी एलोन माइट रन इनटू द मिलियन। अब इंडिया की बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, इंडिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी देखते हैं। तो इंडिया यहाँ पे दे रखा है, दो डाटा है 2.1%, 2.4%, एक 8.1% है। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड लैंड एरिया का इंडिया कितना परसेंट है? ओनली 2.4% है। लेकिन ये कितना ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना शेयर करता है? शेयर ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1% है, 8.1% है। तो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड की 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में एक अपना इंडिया भी है। इंडिया अपने वर्ल्ड के 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में इंडिया भी आता है। अब इंडिया में जो रिकॉर्डेड है, नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ द प्लांट एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ द एनिमल हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंडिया। इंडिया से कितनी स्पीशीज रिकॉर्डेड है प्लांट और एनिमल की? तो ध्यान होनी चाहिए, इंडिया से रिकॉर्डेड प्लांट की कितनी स्पीशीज? नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट है, और इसके ट्वाइस, इसकी 2 गुना क्या है? ट्वाइस एज ए मेनी ऑफ एनिमल। अगर हम रॉबर्ट मे के ग्लोबल एस्टिमेट को एक्सेप्ट कर लें तो 22% ऑफ टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडिया डाइवर्सिटी फिगर, वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज एट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। मतलब अभी इतने प्लांट और एनिमल की स्पीशीज डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब करने बाकी हैं अगर हम रॉबर्ट मे के ग्लोबल एस्टिमेट डाटा को एक्सेप्ट कर लें तो, जो उन्होंने डाटा दिया था 7 मिलियन का। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट में जनरली अगर देखें तो जनरली क्या होता है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है अगर हम मूव करते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो डिक्रीज होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन। ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडिनल रेंज है ऑफ द 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, हर्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, कोलंबिया जो कि इक्वेटर के नज़दीक लोकेटेड है, यहाँ पे 1400 स्पीशीज बर्ड की हैं, 1400 स्पीशीज
स्पीसीज 1400 स्पीसीज बर्ड की हैं, जबकि जो न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ, इसके पास 105 स्पीसीज बर्ड की हैं। ग्रीनलैंड लोकेटेड है 71 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे सिर्फ 56 स्पीसीज बर्ड की हैं। इंडिया का मोस्ट लैंड एरिया ट्रॉपिकल में आता है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है, तो इसके पास कितनी स्पीसीज बर्ड की हैं? तो इंडिया में मोर देन 1200 स्पीसीज बर्ड की हैं, 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। अच्छा, फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन लाइक द इक्वेटर्स हैज अप टू 10 टाइम एज मेनी ऑफ स्पीसीज ऑफ वेस्टर्न प्लांट एज ए फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन द टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में है, यहाँ ये अर्थ पर सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है? ये इसी अमेजन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट में है। यहाँ पे कितना स्पीसीज प्लांट्स की हैं? मोर देन 40,000 स्पीसीज प्लांट्स की, 3,000 स्पीसीज फिश की हैं, 3,000 ऑफ द फिश, 1300 ऑफ बर्ड, 427 ऑफ मैमल, 427 ऑफ एम्फीबियन, 378 ऑफ रेप्टाइल। ये डाटा मेमोराइज होने चाहिए। एंड मोर देन 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, 1,25,000 invertebrates. Scientific estimate that in these rainforests, the tropical rainforest, there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. What is too special about tropic that might account for the greater biological diversity? तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, वहाँ पे ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों है? तो यहाँ पे इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है प्रपोज द वेरियस हाइपोथेसिस। तो इसमें से कुछ हाइपोथेसिस यहाँ पे दे रखी है एनसीईआरटी ने। तो एक तो स्पेसिएशन इज जनरल ए फंक्शन ऑफ टाइम, स्पेसिएशन जनरल ए फंक्शन ऑफ टाइम अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन, क्योंकि टेम्परेट रीजन में जो होता है फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन होता रहता है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो होती है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के रीजन होते हैं ये रिलेटिवली टेम्परेट के रिलेटिवली ये अनडिस्टर्ब होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर तक, दस हैड ए लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर द स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। एक हो गया। अब बी पॉइंट में ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो होता है टेम्परेट किससे अलग होता है? ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लेस सीजनल होता है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट होता है टेम्परेट के कंपेयर में, और मोर प्रेडिक्टेबल भी होता है। तो ऐसा जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट है ट्रॉपिकल का कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन को, नीच स्पेशलाइजेशन को, जिससे ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी, जो कि लीड करेगी किसको? ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। दूसरा रीजन हो गया जिसकी वजह से ट्रॉपिक इन्वायरमेंट में ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। सी में दे रखा है एनसीईआरटी ने, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है ट्रॉपिक्स में टेम्परेट के कंपेयर में, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है ट्रॉपिक्स में, जिससे प्रोडक्टिविटी हाई होगी। जब प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी में, तो ये हो गया कि क्यों जो है ट्रॉपिकल रीजन में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा है टेम्परेट के कंपेयर में। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो यहाँ पे एक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट साइंटिस्ट हैं जो कि ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट और जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर हैं। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम एक एरिया को, लेकिन अप टू लिमिट तक अगर एक एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो स्पीशीज रिचनेस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, लेकिन एक लिमिट में ही कि आप एरिया को बढ़ाते जाओगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। इन फैक्ट रिलेशन बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में अगर रिलेशन हम बनाएंगे और अगर ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। लॉगरिथम स्केल पे इसका जो रिलेशन आएगा स्पीशीज रिचनेस और एरिया का, तो log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। वैसे ये क्वेश्चन होता है s इज इक्वल टू सी ए के पावर जेड, अगर इसका log लेंगे तो log s इज इक्वल टू log c जेड log a आ जाएगा। तो लॉगरिथम स्केल पे इसका क्वेश्चन हो गया। यस, यहाँ पे क्या है? स्पीशीज रिचनेस है, ए एरिया है, जेड स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, और सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेना। स्लोप क्या आ रहा है? इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? तो स्लोप यम हो गया, जेड आ गया, एक्स एक्सिस पे log a रखेंगे, वाई एक्सिस पे log s रखेंगे। अब इस ग्राफ को ही देख लीजिए, जो ग्राफ प्लॉट किया गया है एरिया और स्पीशीज रिचनेस के बिटवीन, तो हमने एक्स एक्सिस पे एरिया ले रखा है, और वाई एक्सिस पे स्पीशीज रिचनेस रखी है। जो नॉर्मल ग्राफ विदाउट लॉग वाला जो कर्व आ रहा है वो कैसा आ रहा है? वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये रहा यस इज इक्वल टू सी ए के पावर जेड। अब इसका अगर हम क्या ले लें? लॉगरिथम ले लें तो log s इज इक्वल टू क्या हो जाए? log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। अब इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप कंपेयर कर दो, तो m स्लोप क्या हो रहा है? जेड हो रहा है। जेड मीन्स क्या हो गया? जेड मीन्स यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गया। और इंटरसेप्ट क्या रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट शो करता है c, ये इंटरसेप्ट है log c, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट आ रहा है आपका log c, तो ये हो गया। और इसका जो log स्केल में जो आएगा करो कैसा? लीनियर आ रहा है। अब यहाँ पे जो जेड की वैल्यू दे रखी है, जेड मतलब अभी हमने जब ग्राफ प्लॉट किया था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हम क्या शो कर रहा था? स्लोप ऑफ लाइन जेड को क्या बोलेंगे? इसलिए स्लोप ऑफ लाइन बोलेंगे, या तो इसी को रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जेड की एनसीईआरटी ने जेड की 3 वैल्यू दे रखी है, एक तो 0.1 से 0.2, 0.1 से 0.2, दूसरा 0.6 टू 1.2 और तीसरा 1.15। ये वैल्यू किसके लिए ध्यान रखना है? 0.1 से 0.2 जेड वैल्यू लाई करेगी 0.1 से 0.2 तब जब हम अब स्मॉल रीजन को देखेंगे, स्मॉल रीजन को लेकर देखेंगे, जैसे कि प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड इन कैलिफोर्निया और मोलस्का इन न्यूयॉर्क स्टेट। स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन
आर इमेजिंग सिमिलर, कितना होगा 0.1 से 0.2 होगा। लेकिन अगर हम स्पीशीज एरिया रिलेशन को एक लार्ज एरिया में देख रहे हैं तो जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2 हो जाएगी, 0.6 से 1.2 के बिटवीन आएगी। कब? जब हम लार्ज एरिया में वेरी लार्ज एरिया लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट को स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप देखेंगे तो वहाँ जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2 आएगी, बढ़ जाएगी। और आगे बढ़े 1.15 किसके लिए है जेड की वैल्यू? फ्रूगियोरस बर्ड, फ्रूट ईटिंग बर्ड और फ्रूगियोरस मैमल जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मैमल होते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट के, उसके लिए स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1.15 होता है। तो ध्यान रखना है 1.15 किसके लिए? फ्रूगियोरस बर्ड और मैमल के लिए है। 0.6 to 1.2 किसके लिए है? जो लार्ज एरिया में कॉन्टिनेंट है, लार्ज एरिया में अगर हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ले रहे हैं तो। और स्मॉल रीजन के लिए कितना है? 0.1 है, 0.1 से 0.2 के बिटवीन लाई करेगा। तो ये वैल्यू मेमोराइज होनी चाहिए। लॉजिकली मेमोराइज करेंगे तो मेमोराइज भी हो जाएगा। स्मॉल रीजन के लिए वैल्यू स्मॉल है, स्मॉल रीजन जैसे कि प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड इन कैलिफोर्निया, मोलस्का न्यूयॉर्क, इसके लिए चूंकि स्लोप ऑफ लाइन स्मॉल रीजन है तो स्मॉल रीजन में देख रहे हैं जेड की वैल्यू तो स्मॉल होगा। थोड़ा लार्ज एरिया में देख रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और लार्ज एरिया में देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है। स्टेबल कम्युनिटी वेरिएशन शो नहीं करती है, नॉट सो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर स्टेबल कम्युनिटी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। या तो रेजिस्टेंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंस, मतलब नेचुरल डिस्टर्बेंस और मैन मेड डिस्टर्बेंस से उस कम्युनिटी स्टेबल कम्युनिटी में रेजिस्टेंट होगा, रेजिस्टेंट रहेगी। और एलियन स्पीशीज के इन्वेजन के लिए भी वो स्टेबल कम्युनिटी रेजिस्टेंट होती है। मतलब अगर कोई स्टेबल कम्युनिटी हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसमें एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, एलियन स्पीशीज की एंट्री नहीं होगी, रेजिस्टेंट होगा एलियन स्पीशीज इन्वेजन के लिए, बाहरी कोई उस कम्युनिटी में नहीं घुस पाएगा और वहाँ पे ना ही नेचुरल डिस्टर्बेंस और ना ही मैन मेड डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ऐसी कम्युनिटी को बोलेंगे स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी में ज़्यादा वेरिएशन प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे डेविड टिलमैन की बात की गई है। डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। टिलमैन ने क्या फाउंड किया कि मोर स्पीशीज क्या शो करती है? लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास। मतलब प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर वेरिएशन बहुत कम होता है अगर स्पीशीज ज़्यादा है। एक किसने फाइंड किया? टिलमैन ने। ही आल्सो सो दैट टिलमैन ने ये भी बताया कि अपने एक्सपेरिमेंट से कि अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इंक्रीज डाइवर्सिटी, तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी, कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। डाइवर्सिटी बढ़ी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था? स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट पाउल एहरलिच ने दिया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इसमें इन्होंने एक एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान लिया, एरोप्लेन को इकोसिस्टम कंसीडर कर लिया। उसमें जो भी रिवेट्स लगे थे, जो 1000 ऑफ रिवेट्स है, उसको स्पीशीज मान लिया। अब चूंकि स्पीशीज में एक यहाँ उन्होंने समझाने की कोशिश की है कीस्टोन स्पीशीज की, तो कीस्टोन स्पीशीज का क्या रोल होता है इकोसिस्टम को फंक्शन करने में, इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। अगर कोई भी स्पीशीज लॉस हो जा रही है इकोसिस्टम से, कोई भी स्पीशीज लॉस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो भी एरोप्लेन है वो उसमें जो रिवेट्स हैं अगर लॉस हो जा रहे हैं कहीं के, लेकिन विंग्स के रिवेट्स को इन्होंने क्या बोल दिया? कीस्टोन स्पीशीज बोल दिया है, जो कि इकोसिस्टम को बैलेंस करके या इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो अगर जो एरोप्लेन है उसके पंखे का अगर नट जो रिवेट्स जो है क्या हो गया? लॉस हो गया, तो जहाज क्या कर जाएगी? क्रैश कर जाएगी, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? क्रैश कर जाएगा। लेकिन अगर सीट का रिवेट्स या जो सीट का रिवेट्स अगर रिमूव हो जा रहा है, मतलब जो एरोप्लेन है उसकी सीट्स के रिवेट्स अगर क्या हो जा रहे हैं? लॉस हो जा रहे हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। इकोसिस्टम मतलब जहाँ चलती रहेगी ना, क्रैश नहीं करेगी। तो वही बात है, अगर इकोसिस्टम से अगर की स्पीशीज लॉस हो गई तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? क्रैश कर जाएगा। लेकिन अगर इकोसिस्टम का कोई नॉर्मल स्पीशीज लॉस हो जा रही है तो इकोसिस्टम चलता रहेगा, क्रैश नहीं करेगा। तो कीस्टोन स्पीशीज जैसे फॉरेस्ट है, इकोसिस्टम की कीस्टोन स्पीशीज होती है लायन। तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये क्या बोलते हैं कि पॉल एहरलिच ने क्या दिया था? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। इससे बस इन्होंने इतना समझाने की कोशिश की थी कि कीस्टोन स्पीशीज का इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, यही बताने की इस हाइपोथेसिस से इन्होंने कोशिश की। ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ द आवर प्लानट क्या हो रहा है कि रैपिडली डिक्लाइनिंग हो रही है। प्लानट हमारे अर्थ प्लानट की जो बायोलॉजिकल वेल्थ है वो बहुत रैपिडली डिक्लाइनिंग हो रही है। उसमें इसका रीजन क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियरली इसका रीजन क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन इसको बोलेंगे। ह्यूमन के द्वारा जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड है उसमें कॉलोनाइजेशन होने की, ह्यूमन का कॉलोनाइजेशन होने की वजह से वहां से एक्सटिंक्ट हो गया। मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड इस आइलैंड से एक्सटिंक्ट हो गई। किसकी वजह से? ह्यूमन की कॉलोनाइजेशन की वजह से। कहां से एक्सटिंक्ट हुई? ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड से। कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई? 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई। IUCN रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज एक्सटिंक्शन हुआ है, जिसमें इंक्लूड है 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट एंड 87 प्लांट है इन लास्ट 500 ईयर में। कुछ रिसेंट एक्सटिंक्शन के एग्जांपल है यहाँ। डोडो मॉरिटस से एक्सटिंक्ट हुआ है, क्वागा अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुआ है, थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हुआ है एंड स्टीलर सी काऊ रशिया से एक्सटिंक्ट हो गया है। 3 सब स्पीशीज बाली, जवान एंड कैस्पियन, ये टाइगर की 3 स्पीशीज है, ये भी एक्सटिंक्ट, अभी रिसेंट एक्सटिंक्शन इसका हुआ है।
लास्ट 20 ईयर एलोन डिसअपियरेंस हुआ है कितना, 27 स्पीशीज का डिसअपियरेंस हुआ है। तो यहाँ पे एम्फीबियन की जो स्पीशीज है ये मोर वेल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन है। अब इस डाटा से देखिए वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड में जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रही है जो स्पीशीज, उनका परसेंटेज दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका, एम्फीबियन स्पीशीज का है। टोटल एम्फीबियन स्पीशीज का 32% स्पीशीज फेस कर रही है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। 12% ऑल बर्ड स्पीशीज का 12% एंड ऑल मैमल का 23%, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीशीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म। तो ये डाटा मेमोराइज होना चाहिए कि जो फेस कर रही है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इन वर्ल्ड में, तो उसका परसेंटेज 12% है बर्ड, 23% है मैमल, 32% है एम्फीबिया एंड 31% है जिम्नोस्पर्म। इन जनरल देखिए तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन, जिस रीजन में बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ तो एक तो डिक्लाइनिंग प्लांट प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा, दूसरा इन्वायरमेंट जो होता है लोअर रेजिस्टेंस हो करेगा, आराम से वहाँ सूखा या बाढ़ आएगी इजिली। इंक्रीज द वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस लाइक दैट प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। इकोसिस्टम प्रोसेस में वेरिएबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो 3 चीज़ ध्यान रखना है, अगर बायोडाइवर्सिटी जिस रीजन में लॉस हो गई है, प्लांट प्रोडक्शन वहाँ घट जाएगा, इन्वायरमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा और इकोसिस्टम प्रोसेस में वेरिएबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का क्या कारण है, तो एक्सेलरेट रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट वर्ल्ड फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आज वर्ल्ड जो है फेस कर रहा है लार्जली क्या, स्पीशीज एक्सटिंक्शन का रेट जो इतना तेजी से एक्सेलरेट है ड्यू टू किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। लेकिन यहाँ हम एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे 4 मेजर काज, जिसको इविल क्वाड्रेट बोलेंगे, 4 मेजर काज बोलेंगे जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। एक तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, थर्ड एलियन स्पीशीज इन्वेजन है एंड फोर्थ को एक्सटिंक्शन की बात करेंगे। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इन चारों में से आउट ऑफ द 4 मेजर काज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है प्लांट और एनिमल के एक्सटिंक्शन के लिए। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से जो हैबिटेट लॉस हुआ है वो देखिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग, एक टाइम पे था वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, बट दीज रेन फॉरेस्ट नाउ प्रेजेंट टाइम पे कितना कवर कर रहा है, 6% से भी ज़्यादा, नो मोर देन 6%, प्रेजेंट टाइम पे 6% से भी मोर कवर नहीं कर पा रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अर्थ लैंड सरफेस एरिया का 6% से भी ज़्यादा कवर नहीं कर रहा प्रेजेंट टाइम पे। एक टाइम पे कितना कवर कर रहा था, अर्थ लैंड सरफेस एरिया का 14% कवर कर रहा था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जिसको लंग्स ऑफ प्लांट बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लांट बोलते हैं, प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीशीज बीइंग कट एंड क्लियर कर दी गई। क्यों, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए और रेजिंग द बीफ कैटल, क्या किया गया, रेन फॉरेस्ट को क्रॉसलैंड में कन्वर्ट कर दिया गया, किसके लिए, बीफ कैटल की रेजिंग के लिए। Besides total loss, degradation of many habitat by the pollution also threatens the survival of many species. अगर large habitat को broken हो जाता है small fragment में due to the various human activity, कई सारी human activity की वजह से कोई large habitat है उसको वो break हो जाता है small fragment में, small habitat में break हो जाता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, जो मैमल और बर्ड large territory, जिनको large territory चाहिए, large habitat चाहिए सर्वाइव करने के लिए, वो मैमल और बर्ड क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बैडली अफेक्टेड होंगे। और ऐसे एनिमल जो माइग्रेटरी हैबिटेट के होंगे वो भी बैडली अफेक्टेड होंगे, जिससे क्या होगी, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सेकंड काज है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बायोडाइवर्सिटी लॉस का सेकंड काज ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। ह्यूमन हमेशा से डिपेंड रहा है नेचर पर अपने फूड और शेल्टर के लिए, अपने रहने और खाने के लिए जो ह्यूमन है हमेशा नेचर पर ही डिपेंड रहा है। लेकिन जो इसका रहना और खाने की जरूरत जो थी, जो इसकी नीड थी, ये ग्रीड में बदल गई। जरूरत जितना आपको रहने के लिए शेल्टर चाहिए उतना ही नेचर से आप लीजिए, जितना फूड चाहिए उतना लीजिए। लेकिन क्या हुआ कि ये जो नीड थी ये ग्रीड में कन्वर्ट हो गई, लालच में बदल गई। जितना चाहिए, जितना मिल रहा है उतना कम है, जितना लूट लो उतना, नेचर से जितना लूट लो। तो क्या बोलेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन आप कर रहे हो, जिससे क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स का आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, जिससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी को आप लॉस कर दोगे। तो इसका नीड रिटर्न टू ग्रीड, यही रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस करने का। इसका मतलब होता है कि अगर आप जरूरत की जो चीजें हैं अगर वो लालच में बदल जाए तो ये होता है। तो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से मेनी स्पीशीज ऑफ एक्सटिंक्शन इन लास्ट 500 ईयर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, स्टीलर सिकागो एंड पैसेंजर पिजन, ये जो दोनों स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हुई है। प्रेजेंटली मेनी मैराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड ओवर हार्वेस्टेड इंडेंजरिंग द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, थर्ड जो कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस करने का, एलियन स्पीशीज इन्वेजन है। व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली
स्पेशली व्हाट एवर पर्पज कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया सम ऑफ द टर्न इन्वेजिव तो क्या होगा, ये क्या काज करेगी, डिक्लाइनिंग द इंडिजीनियस स्पीशीज, जो वहाँ की इंडिजीनियस स्पीशीज है या उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी या तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी वहाँ से। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि नील पर्च को इंट्रोड्यूस कर दिया गया लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में, तो इससे क्या हुआ कि लेक विक्टोरिया से एक्सटिंक्ट हो गई क्या, मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचिल्ड फिश, लेक से मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचिल्ड फिश की एक्सटिंक्ट हो गई। कब कैसे एक्सटिंक्ट हुई, आपने नील पर्च का क्या करवा दिया, इन्वेजन करवा दिया। नील पर्च जो कि यहाँ पे एक एलियन स्पीशीज का काम कर रही है, इसकी वजह से कितनी चिचिल्ड फिश एक्सटिंक्ट हो गई, मोर देन 200 स्पीशीज। यहाँ पे कुछ इन्वेजिव वीड स्पीशीज के नाम दिए हैं, जैसे कि कैरेट ग्रास, पार्थेनियम लैंटाना एंड वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया। ये क्या है, ये इन्वेजिव वीड स्पीशीज है, ये मेमोराइज होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिसेंटली इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस, एक्वाकल्चर पर्पज के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस को किसमें, रिवर में। तो वहाँ जो उस रिवर की जो इंडिजीनियस कैटफिश स्पीशीज थी वो क्या हो गई, वो थ्रेट में आ गई इसके इंट्रोडक्शन से, इसके इंट्रोड्यूस होने से, किसके, अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस के इंट्रोड्यूस होने से। रिवर में जब अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस का क्या हुआ, एंट्री हुई, तो इससे क्या हो गया, इस रिवर की जो इंडिजीनियस कैटफिश स्पीशीज थी वो खतरे में चली गई, वो थ्रेट में चली गई। को एक्सटिंक्शन मतलब अगर इसमें क्या होता है कि स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएट विथ इन ऑब्लिगेटरी, अगर ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन है मतलब एक के बिना दूसरा नहीं रह पा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर एक खत्म होगा तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा, अगर एक एक्सटिंक्ट हो रहा है तो दूसरा भी, वही चीज़ है यहाँ पे। व्हेन होस्ट स्पीशीज एक्सटिंक्ट देन जो तो दूसरी स्पीशीज भी जो पैरासाइट है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसका जैसे कि केस ऑफ द को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म ले लीजिए, तो यहाँ पर अगर एक जो होस्ट है अगर वो एक्सटिंक्ट हो जा रहा है तो जो उस पर डिपेंड है यानी कि जो पैरासाइट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये 4 कॉज हो गए किसके, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के। अब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के कई सारे रीजन हैं, बट यहाँ पे कुछ 3 रीजन दे रखे हैं, 3 कैटेगरीज में दे रखा है। एक तो नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड इथिकल। तो हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का कई सारे रीजन है, लेकिन सम ऑब्वियस एंड अदर नॉट सो ऑब्वियस बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। नैरो यूटिलिटेरियन argument for the conserving biodiversity are obvious. Human derive the countless direct economic benefit from the nature's food. तो ह्यूमन को यहाँ पे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है कहाँ से, नेचुरल फूड से, नेचुरल फूड सीरियल, पल्स और फ्रूटी हमको नेचर से ही मिल रहा है। फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में टेनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन, परफ्यूम एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है। तो मोर देन 20% ऑफ द ड्रग जो करंटली मार्केट में वर्ल्ड वाइड सोल्ड हो रही हैं वो डिराइव्ड है कहाँ से, प्लांट से। और 25,000 स्पीशीज ऑफ द प्लांट जो कंट्रीब्यूट करती है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जिसका यूज नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज करते हैं। कोई नहीं जानता है कि नो बडी नो हाउ मेनी मोर मेडिसिनल यूजफुल प्लांट आर एक्सप्लोर्ड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Broadly utilitarian arguments say the biodiversity play a major role in the many ecosystem service that nature provides। तो यहाँ पे क्या है कि जो नेचर प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विस जो प्रोवाइड कराती है वो आती है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का आर्ग्यूमेंट ही कहता है कि हम नेचर क्या प्रोवाइड कराती है, कई सारी इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कराती है, यानी कि इनका बायोडाइवर्सिटी प्ले ए मेजर रोल इन द मेनी इकोसिस्टम सर्विस दैट नेचर प्रोवाइड। अमेजन फॉरेस्ट एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यहाँ पे एक एस्टिमेशन है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर का जितना भी टोटल ऑक्सीजन है उसका 20% फोटोसिंथेसिस के थ्रू अमेजन रेन फॉरेस्ट ही प्रोड्यूस करता है। तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू का अंदाजा आप लगा सकते हो कि इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है इसकी। अभी जो भी ऑक्सीजन हमको अवेलेबल हो रही है अमेजन रेन फॉरेस्ट से, टोटल अर्थ सर्फेस पे, टोटल अर्थ एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन है उसका 20% तो अमेजन रेन फॉरेस्ट ही प्रोवाइड करा रहा है। अब सेकंड है कि पॉलिनेशन के बिना तो प्लांट क्या है, फ्रूट और सीड तो देंगे नहीं, जब तक पॉलिनेशन होगा नहीं प्लांट पे फ्रूट और सीड होंगे तो हमको फ्रूट और सीड मिलेंगे नहीं। अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू द पॉलिनेटर लेयर। पॉलिनेटर यहाँ पे बी, बम्बल बी, बर्ड और बैट है, ये क्या काम करते हैं, पॉलिनेटर का काम करते हैं। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन करेंगे, दूसरा एक्स सीटू ऑफ साइट कंजर्वेशन करेंगे। कब इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन क्या होगा कि अगर हम होल इकोसिस्टम को वी कंजर्व द प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, वी सेव इंटायर फॉरेस्ट, तो टाइगर अपने आप सेव हो जाएगा। अगर हम एक इंटायर फॉरेस्ट को सेव कर रहे हैं जिसमें टाइगर रह रहा है तो टाइगर भी सेव हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब अगर हम नेचुरली प्रोटेक्शन दे रहे हैं, नेचुरल प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे
कोई क्या है, ह्यूमन की कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इन सिटू या ऑन साइट कंजर्वेशन हो जाएगा। जबकि दूसरा तरीका है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि एनिमल या प्लांट की जो स्पीशीज है इंडेंजर्ड है या थ्रेटेंड है या ऑर्गेनिज्म फेस कर रहा है वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, यानी कि इन नेचर में, वाइल्ड कंडीशन में, तो उसको नीड है कि अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो इस टाइप का जो कंजर्वेशन होगा उसको बोलेंगे इन सिटू कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन, ये डिजायरेबल अप्रोच होगी। अब इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होगा, इन सिटू कंजर्वेशन में हम स्पीशीज को नेचुरल कंडीशन में प्रोटेक्ट करेंगे, जो स्पीशीज है उसको नेचुरल कंडीशन में प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो इन सिटू कंजर्वेशन में आएगा, एक तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आएगा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वो रीजन होता है जहाँ पे वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीजनेस होती है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म में क्या होता है, एंडेमिज्म में वो स्पीशीज होती हैं, ऐसी स्पीशीज को एंडेमिज्म स्पीशीज बोलते हैं जो स्पीशीज कन्फाइंड होती हैं, कन्फाइंड टू दैट रीजन नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, मतलब वो एक कन्फाइंड रीजन में मिलेंगी और कहीं नहीं वो स्पीशीज मिलेंगी, तो ऐसी स्पीशीज को बोलेंगे एंडेमिज्म स्पीशीज। तो जो हॉटस्पॉट रीजन होता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, वहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पीशीजनेस होता है और एंडेमिज्म का हाई डिग्री होती है, मतलब वो स्पीशीज है, ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ उसी रीजन में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो अब तक कितने हॉटस्पॉट हैं, 25 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वेयर आइडेंटिफाइड, बट 9 मोर भी एडेड हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 34 हॉटस्पॉट हो गए, 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए। तो ये तरीका हो गया इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन का कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया। यहाँ पे 3 हॉटस्पॉट दिए गए, थ्री ऑफ दी हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर आवर कंट्री एक्सेप्शनली हाई बायोडायवर्सिटी रीजन। अल्दो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना टोटल अर्थ लैंड एरिया का कितना परसेंट कवर करता है, लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया को कवर करता है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी आएंगी, तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आएंगे। और सेक्रेड ग्रुप आर फाउंड इन द खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरवाली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, ये सब आपके इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आएंगे। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के लिए आपको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ध्यान रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने 14, नेशनल पार्क 19 एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में क्या करते हैं, ये वो इस अप्रोच में क्या करते हैं, जो थ्रेटेंड एनिमल और प्लांट की स्पीशीज है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के उसको एक स्पेशल प्लेस पे रख दिया जाता है जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड हो, स्पेशल केयर में रखा जाता है। तो ऐसा होगा जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया, क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक हो गई, टिश्यू कल्चर हो गया, ये सब किसमें आएंगे, सब इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आएंगे, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आएंगे। बायोडायवर्सिटी नो पॉलिटिक्स, इसमें कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन। तो सभी नेशन की कलेक्टिवली रिस्पांसिबिलिटी है कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करें, इसमें कोई भी टाइप की पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ समिट कहाँ हुई थी, रियो डे जेनेरियो में हुई थी, कब 1992 में हुई थी ना, रियो डे जेनेरियो 1992 में रियो डे जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी। इसमें ए कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। फॉलो ऑफ वर्ल्ड समिट on sustainable development held in the 2002 in Johannesburg, South Africa, and 190 country यहाँ पे pleased their commitment to achieve by 2010 and a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at the global, regional and local level। तो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हेल्ड हुआ था इन 2002 पे, कहाँ पे, जॉन्सनबर्ग, साउथ अफ्रीका में जॉन्सनबर्ग में हुआ था। इसमें 190 कंट्री कमिटमेंट की थी कि 2010 तक क्या होगा कि जो करंट रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस है, चाहे ग्लोबल लेवल पे हो, चाहे रीजनल लेवल पे, चाहे लोकल लेवल पे, उसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ओके।